गुड इवनिंग एवरीबॉडी, राम राम भाई सभी को। अच्छा, जो अपने ये कुछ बच्चे यूट्यूब पे भी हैं, ये यूट्यूब वाले को ये बताएंगे कि आप ये 10th क्लास वाले बच्चे हैं कि कुछ इसमें कंपटीशन वाले भी हैं, जैसे एसएससी की तैयारी कर रहा है कोई बच्चा, रेलवे की, इस टाइप के। तो एक्चुअली जो क्लास अभी मैं आपको पढ़ाऊँगा ये 10th स्टैंडर्ड का जो पेपर होता है अपना साइंस का, तो उसमें जो फिजिक्स वाले क्वेश्चन आते हैं तो वो वाला पार्ट मुझे पढ़ाना है। तो उसमें ज़्यादा चैप्टर है नहीं 10th क्लास में फिजिक्स के, क्योंकि केमिस्ट्री के टीचर अलग हैं, बायो के अलग हैं। गुड इवनिंग सुप्रिया। और कुछ बच्चों के नाम पढ़ देता हूँ मैं यूट्यूब पे, वेद प्रकाश, अनुज, मोनू पांडे, मोहित, राम राम। ठीक है, तो बच्चे यहाँ देखना, मुझे जो आपको चैप्टर पढ़ाने हैं, अच्छा कंपटीशन वाले भी हैं, वैसे ये 10th क्लास के लिए, पर 10th और 9th और 10th क्लास के बच्चे से ध्यान रखना। जो बच्चे अभी यहाँ पे ऐप पे अपने 9th और 10th के बच्चे हैं यूट्यूब पे, इस बात को बहुत ध्यान समझना कि आप जो पढ़ते हैं ना, ये 9th और 10th क्लास में जो आप पढ़ते हैं, चाहे 9th और 10th की इंग्लिश हो चाहे इसकी साइंस हो, बाद में जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे तो आपको जो चीज़ यहाँ पे पढ़ोगे वही चीज़ जो कि तो आपको आगे भी पढ़नी है। अब देखो कितने बच्चे ऐसे हैं जो 10th क्लास तो पढ़ चुके होंगे, ग्रेजुएशन भी कर लिया उन्होंने, ओम प्रकाश, सात्विक, ऋतिक, रवि, विकास, प्रदीप, अमन, महक, धीरज, अब इस पीरियड से बच्चे आ रहे हैं 10th क्लास वाले। तो आप बच्चे जो यहाँ पे पढ़ोगे ना, ये चीज आपको 4 साल बाद 5 साल बाद दोबारा पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आप कंपटीशन में जाते हैं तो 9th और 10th का एनसीईआरटी ही आता है। तो बहुत ध्यान से क्लास को समझना, क्योंकि जो मैं आपको बताऊंगा वो फायदा इन बच्चों को भी करेगा जो कंपटीशन वाले हैं। ठीक है, अब देखो बस इन्हें फर्क ये पड़ेगा, क्योंकि 10th क्लास में आप हैं तो मेरा नाम ले दो सर। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, पहले मैंने बता दूं, वैसे भी आप छोटे बच्चे हो 10th वाले, आप पे मैं गुस्सा भी नहीं हूँगा ज़्यादा। यहाँ देखना, ये जो अपने जितने भी बच्चे एप्लीकेशन पे हैं, देखो 1 2 3 कुछ रूल है, कुछ नियम है क्लास के। एक नियम तो ये है, कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर मेरा नाम लो। जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आप उसे आंसर बताएंगे, हाँ हिंदी इंग्लिश में दोनों में मैं इक्वल पढ़ाऊंगा, बाइलिंगुअल। जब मैं बच्चे आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका आंसर बताएंगे तो मैं कुछ बच्चों के नाम लूंगा। ठीक है, तो उस समय किसी का नाम आ जाएगा, अगले क्वेश्चन में किसी का नाम आ जाएगा, तो मेरा नाम लीजिए, क्या मैं लाइव हूं, इस तरह की बातें कोई बच्चा नहीं करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल भाई इंपॉर्टेंट है ये बात। ये ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि मुझे आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ाने हैं। मैं सारी चीजें हिंदी में बताऊंगा, इंग्लिश में बताऊंगा, लिखवा भी दूंगा सारी चीजें। पर यहाँ पे ध्यान देना भाई, 10th क्लास वाले बच्चे सीखने पर ज्यादा ध्यान देना है। जो भी मेरे से अगर आप 1 2 क्लास लोगे आपको मजा आने लगेगा, तो सीखने पे हमारा ध्यान ज्यादा होगा, ना कि केवल कॉपी भरने पे, कि पेज भरे, रजिस्टर भरा, कि मैडम को दिखाना है, मैडम गुड मिल गया बहुत बढ़िया, ये नहीं करना। वो तो आपको क्लास में टीचर लिखवाएंगे ही, लेकिन यहाँ पे चीजें लिखनी भी है, नोट्स भी बनाने हैं, लेकिन साथ में सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना बढ़िया सीख लोगे ना, भी इंटरेस्ट आएगा, उतना ही फिर 11th 12th में भी आपको ज्यादा आएगा। ठीक है, तो आप एक रफ कॉपी रखना अपने पास में और एक पेन रखना। अभी आप रफ रफ लिखते रहना, नोट्स रफ बनाना, बाद में आप उसे क्या करेंगे बच्चे, बाद में आप उसे फेयर कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, टेंशन मत लो। मैं चैप्टर बता देता हूं। एक बच्चे हम चैप्टर पढ़ेंगे पहले वाला, जो एनसीईआरटी फॉलो करूंगा मैं, लाइट, प्रकाश। इसके अंदर बच्चे मैं आपको बता देता हूं हमें किस किस बातों पे ध्यान देना है। इसमें 2 कॉन्सेप्ट आएंगे, एक आएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। 1 2 क्लास के बाद में 10th क्लास वाले बच्चों को नंबर दे दूंगा अपना व्हाट्सएप का, तो आपको कोई भी डाउट होगा ना आप पूछ सकते हैं उस पर, बेहिचक, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकंड बच्चे पढ़ना है इसके अंदर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कंपटीशन के भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और 10th क्लास का बच्चा बहुत बढ़िया तरीके से अगर समझ ले इसे, तो किसी कंपटीशन वाले को पढ़ा सकता है टॉपिक ये, प्रकाश का अपवर्तन। तो बच्चे अपने पास में 2 टॉपिक आएंगे ये लाइट वाले चैप्टर में, एक प्रकाश का परावर्तन, एक अपवर्तन। इनके मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये सारी बातें जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएंगी। दूसरी चीज, इस रिफ्लेक्शन के अंदर बच्चे हमें जो मेन फोकस करना है वो करना है दर्पण पे, मिरर्स पे, दर्पण पे, मिरर्स पे। मिरर आप समझते ही हैं, एक मिरर तो आपने देखा ही होगा, सौरभ कहने बिग लेटर में लिखे, भाई बहुत बड़ा बड़ा लिख रहा हूं मैं, लाइट, और साथ में बोल भी रहा हूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ओके। दूसरा बच्चे रिफ्रैक्शन के अंदर जो हमें मेन फोकस करना है वो करना है लेंस के ऊपर। अभी मैं थोड़ा सिलेबस बता देता हूं, फिर जब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा और थोड़ा मैं बड़ा लिखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसके बाद बच्चे
हम क्या करेंगे, इसी का एक मान लो एक और चैप्टर मान लो, मैं चलो अलग ही लिख देता हूं। इसके अंदर हम बच्चे पढ़ेंगे आई डिफेक्ट्स, आंख में जो दोष हो जाते हैं ना, जो आपके आंख में होता है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। तो जो आई डिफेक्ट है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, जो आप चश्मे लगाते हो, वो किस वजह से होते हैं, सारी बातें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एक बच्चे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युत की। एक चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व। एक चैप्टर है सोर्स ऑफ एनर्जी, या तो केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा। अभी आपका जो लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, आई डिफेक्ट है, इन सबको हम डिटेल में कवर करेंगे। आपको एक एक बात समझ में आएगी, उसकी आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। चलो, साफ नहीं दिख रहा भाई, आपके मोबाइल में दिक्कत होगी, थोड़ा सा पिक्सल बढ़ा लो आप, ठीक है। चलो, और ये जो चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा ये वाला, ये जो अगर कोई ट्यूब इस पे अपना यूट्यूब पे अगर कोई बच्चा कंपटीशन वाला देख रहा है ना, तो वो भी देख सकता है, कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसे भी फायदा होगा इसमें। बाकी जो 9-10th वाले बच्चे हैं उन्हें तो फायदा होना ही होना है। बस कुछ चीजें ऐसी होंगी, जब मैं 1-2 क्लास के बाद में यहाँ पे कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो सब्जेक्टिव पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं है, तो तब उन्हें फायदा नहीं होगा, पर आज की क्लास में सबको फायदा होगा, ठीक है। अच्छा, एक बार अगर किसी बच्चे को जो ऐप पे देख रहे हैं, अगर आपको बच्चे दिक्कत आ रही है ना, तो एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लेना, अगर किसी को वॉइस वगैरह की दिक्कत है। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं आ रही, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हैं, ठीक है। तो एक बार मैं इसे मिटा देता हूं। सब बच्चे चैप्टर का नाम लिखेंगे लाइट, प्रकाश, ठीक है। हाथ में जितने बच्चे 10th क्लास वाले हैं, पेन ले लेंगे, एक रफ कॉपी ले लेंगे, फेयर करेंगे बाद में। देखो, चैप्टर लिखेंगे बच्चे लाइट, प्रकाश, लाइट, प्रकाश। इन्हें हम इसमें रोशनी की बात करने वाले हैं, प्रकाश की। तो फर्स्ट आप पॉइंट लिखेंगे, पहला टॉपिक है मेरा, इसमें थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं। एक बच्चा कह रहा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर, फ्रॉम प्लेन मिरर। हिंदी में लिखेंगे समतल दर्पण से, समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। बच्चे स्टार्ट करूंगा मैं प्लेन मिरर से। जितना अच्छा प्लेन मिरर समझ जाओगे ना, ध्यान रखना, कनकेव और कॉन्वेक्स, अवतल और उत्तल दर्पण उतने ही बड़े आपको समझ में आएंगे। हाँ, न्यूमेरिकल भी लेंगे हम, जो भी जिस भी चैप्टर के जो न्यूमेरिकल रहेंगे, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराई जाएगी। आपको कोई न्यूमेरिकल का डाउट होगा तो आप मुझे भेज देंगे, वो क्लास में अगले दिन हम डिस्कस कर लेंगे। अगर अच्छा न्यूमेरिकल हुआ, हल्का फुल्का हुआ, तो मैं आपको उसका आंसर वहीं पर दे दूंगा, ठीक है। केमिस्ट्री के सर अलग है, यहाँ पे सत्येंद्र सर पढ़ाएंगे, बायो वाले सर अलग हैं, सबके टीचर अलग अलग है यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे बच्चे ध्यान देंगे कि मैंने लिखा समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले समझो कि प्लेन मिरर, समतल दर्पण क्या है। आप सुबह जब उठते हैं, आपकी मम्मी कहती है बेटा चाय बाद में पीना, नाश्ता बाद में मिलेगा, पहले ब्रश करके आओ। आप वॉशरूम में गए और आप ब्रश कर रहे हैं, ऐसे बाथरूम में जाकर जब ब्रश करते हैं आप, तो आपने देखा होगा कि एक मिरर लगा होता है दीवार पे, आप उसके सामने खड़े होकर ब्रश कर रहे हैं। तो जो दीवार पे मिरर लगा है ना बच्चे घर में, वो कौन सा मिरर है? प्लेन, समतल। उसके अंदर कोई कर्व नहीं है, वो बिल्कुल समतल है, बिल्कुल ही प्लेन है। तो हमारे घर में जो मिरर लगा है दीवार पे, वो होता प्लेन मिरर, समतल दर्पण। तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो मैंने यहां पे एक प्लेन मिरर लिया, एक प्लेन मिरर। और आप सभी को पता है कि दर्पण जो होता है ना, मिरर, उसका एक हिस्सा होता है हाईली पॉलिश्ड। आप इसके एक हिस्से पे सिल्वर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, सारी बातें हम समझेंगे अभी, पहले भी यहां देखते रहेंगे। ये हो गया बच्चे इसका हाईली पॉलिश्ड, हाईली पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। यानी इस हिस्से को आपने पॉलिश कर दी है, इस हिस्से पे। और किसकी पॉलिश कर देते हैं हम? सिल्वर की, सिल्वर, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे थोड़ा समझना ऐसे कि आपने इस वाले हिस्से पे पेंट कर दिया है एक तरीके से, तो आपने इसे बहुत ही हाईली पॉलिश्ड कर दिया एक हिस्सा। अब आप कहोगे गुरुजी एक चीज बताओ कि आपने, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि आपने प्लेन मिरर ही क्यों लिया, आपने कनकेव और कॉन्वेक्स क्यों नहीं लिया?
तो मैं कहूंगा बच्चे टेंशन मत लो, कनकेव और कॉन्वेक्स भी लेंगे हम, अवतल उत्तल भी लेंगे आगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि मैंने एक हिस्से को पॉलिश्ड क्यों किया, उसकी बात समझना ध्यान से। उसकी वजह बच्चे ये है कि जो लाइट है ना, जो प्रकाश है, अगर आपको लाइट को परावर्तित कराना है, प्रकाश को, लाइट को अगर आपको बच्चे रिफ्लेक्ट कराना है ना, अगर आप चाहते हैं कि प्रकाश परावर्तित हो, तो उसके लिए आपको एक अपारदर्शी, एक ओपेक सरफेस लेनी पड़ेगी। ओपेक यानी कि अपारदर्शी। अगर आपने बच्चे ट्रांसपेरेंट ले लिया, ट्रांसपेरेंट, जैसे कि आपने बच्चे मान लो कि आप ले लिया कांच, ग्लास, तो ग्लास के अंदर से लाइट पास कर जाएगी, पार कर जाएगी, तो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। आपने बच्चे पानी ले लिया, तो पानी के अंदर से लाइट गुजर जाएगी। तो जब भी आपको लाइट को रिफ्लेक्ट कराना है, आप चाहते हैं कि लाइट टकराकर आपकी तरफ वापस आए, जो प्रकाश आपने छोड़ा वो प्रकाश आपकी तरफ वापस आए, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको बच्चे एक अपारदर्शी ओपेक सरफेस लेना पड़ेगा। तो जब आप ये पॉलिश कर देते हैं, जब आपने पॉलिश कर दिया यहाँ पे, तो ये आप एक तरीके से बच्चे अपारदर्शी हो गया। अब यहाँ पर लाइट टकराएगी तो उसके अंदर से पार नहीं होगी, टकरा के वापस आएगी। ठीक है, यस, बहुत बड़े लिखा शरिया ने कि रिफ्लेक्ट तभी होगा जब पेंट होगा। अभी मैं लिखवाऊंगा, अभी मैंने लिखवाया नहीं है, मैं सारी बातें लिखवा दूंगा, पहले आप सुनते रहो। 11th 12th का भी जल्दी शुरू करेंगे आशीष मिश्रा। यहाँ देखो, अभी मैं कुछ लिखा नहीं रहा हूं, अभी मैं समझाऊंगा, मैं अपने आप सारी बातें लिखवाऊंगा आपको। तो मैंने कहा बच्चे कि मैंने क्या लिया, ये एक मैंने समतल दर्पण लिया, प्लेन मिरर लिया, और प्लेन मिरर का एक हिस्सा मैंने क्या कर दिया बच्चे, पॉलिश्ड कर दिया। तो पॉलिश क्यों किया, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है बच्चे, हमने सिल्वर का लेप इसके ऊपर इसलिए कर दिया है ताकि अभी अपारदर्शी ओपेक बन जाए और उस पर लाइट टकरा के वापस आ जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज देखना, मैंने यहाँ पे बच्चे एक लाइन मान ली ऐसे ही अपने मन से, एक ये लाइन ली मैंने। अगर आप बड़े ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से यहाँ देखना बच्चे, मान लो आपने जो लाइन ली है, ये बच्चे आपका मिरर था, ये मिरर है, और आप इस लाइन को देखो तो कितना एंगल बन रहा बच्चे, ये 90 डिग्री का। तो वो लाइन जो प्लेन मिरर से समतल दर्पण से 90 डिग्री का एंगल बनाए बच्चे, उस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल अभिलंब। तो ये हो गया मेरा नॉर्मल, इसे मैं कहूंगा अभिलंब। हिंदी वालों को पता है कि लंब वो रेखा है जो सतह से कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री। अब ये मैंने बच्चे ले लिया नॉर्मल अभिलंब। ठीक है, हिंदी वाले सुनना ध्यान से, ये समतल दर्पण है, ये मैंने अपने मन से एक लाइन मान ली कि कोई एक लाइन है जो कि सरफेस से 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो ये क्या बन गया मेरा, इसे बोलेंगे नॉर्मल। अब बच्चे यहां सुनना, मेरे हाथ में एक, जैसे बच्चे मान लो कि मेरे हाथ में एक बॉल है, एक बॉल, मैंने बॉल पकड़ी, बॉल दीवार पे फेंक के मारी, बॉल दीवार पर टकराई और मेरे पास वापस आ गई। तो मैं कहता हूं बच्चों को कि जब बॉल आप फेंकते हैं और बॉल टकरा के आपके पास वापस आए, या ऐसे समझ लो, आपने हाथ में बॉल ली, टक छोड़ी, आपके पास वापस आई, छोड़ी, आपके पास वापस आई, तो आप क्या बोलते हो कि बॉल रिफ्लेक्ट होकर आई है, बॉल परावर्तित हुई है। तो कोई चीज जिस तरफ से छोड़े और टकरा के उसी तरफ लौट आए, तो हम बोलते हैं कि वो चीज रिफ्लेक्ट हो गई, परावर्तित हो गई है। अगर यही काम बच्चे लाइट कर दे, आपने टॉर्च लेना, टॉर्च का बटन दबाना, टॉर्च से लाइट निकली, टक टकराई और आपके पास वापस, लाइट निकली आपके पास वापस, तो आप क्या बोलोगे कि जैसे बॉल रिफ्लेक्ट हो रही थी, अब क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है बच्चों, अब लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जैसे कि मैंने काम किया, यहां से मैंने लाइट छोड़ी, अब लाइट को मैं कैसे दिखाऊंगा, एक रे से, एक किरण से, सीधी बनानी है बिल्कुल, क्योंकि लाइट चलती है स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में। अब ये बच्चे मैंने लाइट छोड़ी, टकराई, टकरा के मेरे पास में क्या गई बच्चे, वापस। तो जो लाइट बच्चे आपने छोड़ी है ना, इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसे हम बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। जो टकरा के वापस आएगी बच्चे, इसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। तो देखो, किरण गई, टकरा के किरण वापस आई, तो ये इंसिडेंट रे, ये क्या रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या बच्चे नॉर्मल। अब बच्चे आप इंसिडेंट का आई उठाओ, तो लाइट जिस एंगल पर टकराएगी उसे हम क्या बोलेंगे बच्चे, आई। रिफ्लेक्टेड का आर उठाओ, लाइट जिस एंगल पे वापस आएगी उसे हम क्या बोलेंगे बच्चे, आर। अब यहाँ पे बहुत ध्यान समझना कि जो मैंने बच्चे आई और आर लिखे हैं ना, ये आई आर, देखो ये जो लाइट जिस एंगल पे गई आई, जिस पे वापस आई वो है आर। ये एंगल बच्चे मैंने नॉर्मल से मेजर किए हैं। आप इसे आई नहीं कह सकते, अगर आप इसे आई कह रहे हैं तो गलत है। यानी आप जो एंगल मेजर करेंगे, ध्यान रखना इसे,
मैं आपको जब न्यूमेरिकल कराऊंगा ना तो आप उसमें फंस जाओगे अगर आपने ध्यान नहीं दिया कि आई क्या है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है। आर क्या है बच्चे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है। और इस आई को मैं कहता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, आपतन कोण। और आर को हम बच्चे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। इसे हम बोलेंगे बच्चे परावर्तन कोण। ये हो गया मेरा परावर्तन कोण। अब आप कहोगे जी यहां तक तो हमें सब कुछ पता था पहले से ही, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि लाइट जिस एंगल पे आएगी वो आई है, जिस एंगल पे जाएगी वो आर है। आई को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। और आर को हम बच्चे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। तो ये आई है, ये बच्चे अपना आर है। तो यहां तक तो शायद किसी को दिक्कत होगी नहीं। यहां तक किसी और कोई दिक्कत है एक बार मुझे केवल ऐप वाले बच्चे बताएंगे, इनका मैं देख लेता हूं एक बार। वैष्णवी, हाँ ठीक कह रहे हो, एक ही चीज है वो जो हम कहते हैं कि नॉर्मली हम जो करते हैं, जो लेप करते हैं बच्चे, वो सिल्वर का लेप करते हैं। इसमें आप एल्युमिनियम नाइट्रेट का भी कर सकते हो, मरकरी का भी कर सकते हो, लेकिन सबसे बढ़िया जो है सिल्वर लिखा मिलेगा आपको पेपर में। ओके, वेरी ऑसम, फैंटास्टिक। ओके, 11वीं का भी स्टार्ट करेंगे, 11th का भी, ठीक है। अब यहां तक ऐसा कुछ नहीं बताया मैंने कि जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़े, ऐसा कुछ बताया क्या, नहीं। अब यहां से आपका काम शुरू हो गया है, वो देखो कैसे। सबसे पहले आप एक हेडिंग डालेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लिखना शुरू हो गया, ये पेपर में भी आपको फोटो बनाने के बाद में लिखना है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। जो चाहिए यूट्यूब पे मैं ध्यान रखना, मैं इस क्लास को 10th वाली क्लास के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, तो आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है, कोई बात नहीं, क्योंकि 10th वाले बच्चों को थोड़ा आराम से पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने पहले नहीं पढ़ा, ये मान के पढ़ा रहा हूं मैं। रिफ्लेक्शन के नियम देखते कौन धुरंधर अपना छोटू सही आंसर देगा। रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ, पहला नियम क्या है, रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ, पहला नियम बताओ। जल्दी बताओ क्योंकि क्लास बहुत छोटी है आपकी है। परावर्तन का पहला नियम बताएंगे, लिखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। सर फिजिक्स कोर्स का कितना कॉस्ट है, फिजिक्स का नहीं, पूरा ही 9-10th का पूरा ही सिलेबस का कोर्स है, शायद आपका 1500 रुपये अमन। ऐसे फिजिक्स का अलग से नहीं है। यस, मेरे पास कुछ आंसर पहुंचने शुरू हो गए हैं। सर सेम ही एंगल पर वापस की जाती है, मतलब वो तो मैंने अभी बताया ही नहीं है, वो देखेंगे। देखो बच्चे, रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ देखना क्या है। रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ कहता है, यहां देखेंगे, ये आपको बच्चे, ये आपको दिख रहा है इंसिडेंट रे, आपतित किरण। ये दिख रहा है बच्चे आपको नॉर्मल, अभिलंब। ये आपको दिख रहा है रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों की तीनों रे बच्चे हमेशा एक ही प्लेन में, एक ही तल में होती हैं। एक ही प्लेन, एक ही तल का मतलब समझना। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा, रट्टा मारा होगा उन्होंने आज तक। यहां देखना, देखो ये बच्चे आपकी इंसिडेंट रे है, ये बच्चे आपका नॉर्मल है, ये दोनों बोर्ड के साथ चिपके हुए हैं। आपतित किरण भी, अभिलंब भी। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ना बच्चे, ये भी बिल्कुल बोर्ड के साथ चिपक के आएगी, ये ऐसे नहीं आएगी बाहर निकल रही होगी ना। अगर ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे दोनों बोर्ड में चिपकी हुई है ना, तो इंसिडेंट रे भी बिल्कुल बोर्ड पे चिपक के आएगी, बिल्कुल ऐसे। ऐसे नहीं होगा कि जैसे मान लो ये इंसिडेंट रे है बच्चे, मान लो आपकी ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपका नॉर्मल है। अगर मैं आंखें बंद करके अपना हाथ ऐसे टच करूंगा ना, तो मेरा हाथ तीनों लाइनों पर टच होगा। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, बिल्कुल तीनों लाइनों पर टच होगा। ऐसे नहीं होगा इंसिडेंट रे तो ये रही, नॉर्मल ये रहा और रिफ्लेक्टेड रे ये रही, ऐसे नहीं होगा। ये तीनों लाइनें हमेशा एक ही प्लेन में, एक ही तल में होती हैं। अगर प्लेन तल अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो यहां देखना, जैसे बच्चे आपको पता है अपना एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो आपको एरिया दिख रहा है ना, इस एरिया को हम बोलते हैं कि एक्स वाई प्लेन है। ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई। अगर मैं यहाँ पे जेड एक्सिस खींच दूं, ऐसे जेड एक्सिस खींच दिया मैंने ऐसे, तो बच्चे जेड है, ये एक्स है, तो ये बन जाएगा एक्स जेड प्लेन। समझ रहे हो। तो ये अगर तीनों, अगर ये इंसिडेंट रे चिपकी हुई है बोर्ड के साथ,
नॉर्मल बोर्ड के साथ चिपका हुआ है तो रिफ्लेक्टेड रे भी चिपक के वापस आएगी। यानी ये तीनों की तीनों लाइनें, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होती हैं। तो एक लाइन लिखेंगे पहले इंग्लिश वाले, फिर मैं हिंदी में बोलूंगा। फर्स्ट लिखेंगे, पहला नियम लिखो, ये नियम है ये कि जो लाइट करती है, नियम, इंसिडेंट रे कोमा नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाई इन अ सेम प्लेन, ऑलवेज लाई इन अ सेम प्लेन। हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में लिखो, आपतित किरण कोमा अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं, तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। ठीक है, पहला नियम तो ये हो गया। ठीक है, सेकंड यहां देखेंगे बच्चे, देखो पहला जो मैंने बताया आपको, एक तो ना जिन बच्चों को समझना है ना, लाइव क्लास में टाइम से आना, बीच में नहीं आना। सर बहुत वेट था फिजिक्स का, ग्रेजुएट हूं पर मैंने फिजिक्स सीखने के लिए ही बाय किया है। ओके, जितना ओके वो भी बताऊंगा अभी मैं। स्वप्निल क्या नहीं आया बच्चे, बताओ दोबारा, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी, जब तक नहीं आएगा बताएंगे हम, इसी काम के लिए तो हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा चीज देखना बच्चे, रिफ्लेक्शन का जो सेकंड लॉ है ना, रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ कहता है कि लाइट जिस एंगल पे आएगी, लाइट हमेशा उसी एंगल पे जाएगी। यानी कि आई की वैल्यू जो होगी वही आर की लॉ है ये। रिफ्लेक्शन मतलब लाइट हमेशा ऐसे बिहेव करती है कि लाइट अगर 5 डिग्री पे आई, कहां से, नॉर्मल से, तो नॉर्मल से कितने एंगल पे वापस जाएगी, 5 पे। यानी आई आर की वैल्यू सेम होगी हमेशा। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तन कोण, ये दोनों एंगल हमेशा सेम होते हैं, दोनों सेम। तो लिखेंगे सेकंड लॉ लिखेंगे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और आपको पता होगा कि सिंबल ये किसका होता है बच्चे, ये इसे बोलते हैं एंगल। ठीक है, अभी एंगल आई किसके बराबर है बच्चे, एंगल आर के बराबर है। अब मैं क्वेश्चन दूंगा छोटा सा, इसे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करना, देखो लिखना साथ में, छोटा सा क्वेश्चन है पर देखना 30-40% बच्चे गलत करेंगे इस क्वेश्चन को, गारंटी है मेरी। और आपको लगेगा कि बताओ इतना आसान क्वेश्चन था, गलत कर दिया। क्वेश्चन है, इफ ए रे ऑफ लाइट, हिंदी में बोल दूंगा मैं बाद में, इफ ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट्स at an angle 30 degree, if a ray of light incidents at an angle 30 degree with the plane mirror comma find the angle between incident ray and reflected ray, find the angle between incident ray and reflected ray। हिंदी में सुनेंगे, पहले हिंदी वाले लिख लो, यदि प्रकाश की एक किरण, इधर यूट्यूब वाले भी आंसर दे सकते हैं, यदि प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण से, इंग्लिश में बड़े ध्यान समझना भाई बच्चे जो क्या लिखा मैंने, यदि प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है, यदि प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है, 30 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है, यदि प्रकाश की किरण समतल दर्पण से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। हर्ष का गलत है, अविनाश का गलत है, अनुज का सही है। रजिस्ट्रेशन कहां से करें, अभी तो क्लास ले लो, जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे बता देंगे, अभी जब तो फ्री चल रही चलने दो। बिंदु का सही है, हर्ष भाई 2 बार लिख दोगे सही नहीं हो जाएगा। सोनू गलत, गौरव गलत, इधर भी शिवांशु यादव जी गलत कर रहे हैं, सतीश पायलट गलत कर रहे हैं, रोहित राज गलत, सुनीता, जयचंद, सागर, सबका गलत है। इधर यूट्यूब पे तो सारी बेवकूफ हैं। इधर ये लड़का कितना होशियार है, रुपेश बिल्कुल ठीक आंसर दिया इसने, सत्यम जी का बिल्कुल गलत है, राजपूत से क्लास 10th के लायक, यहाँ बिल्कुल 10th के लायक पढ़ाएंगे राजपूत भाई।
मैंने क्या कहा, समझेंगे, समझना ज्यादा है, और फिर उसके बाद जब तुम क्लास में बैठोगे ना, तुम देखना तुम्हारे टीचर बताएंगे ना, तुम्हें लगेगा ये तुम उससे 3 लाइनें आगे की पहले से दिमाग में आ रही होंगी, ये मेरी गारंटी है। और मैं बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा तुम्हारा, पर मैं ऐसे समझा दूंगा कि तुम बहुत ज्यादा कंफर्ट फील करोगे क्लास के अंदर। बिल्कुल अभी तो मैं बिल्कुल लेकिन पढ़ाऊंगा रिलेवेंट ही, क्योंकि आपके चैप्टर 3-4 ही हैं फिजिक्स के, तो ना ढंग से पढ़ेंगे। इधर सार्थक, रतक, शने, अविनाश सबका गलत, प्रतीक, वर्तीक, अविनाश, भाई क्या कर रहे हो तुम? अब समझ में आया कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी गंदी है कि टीचर ने सब कुछ बताया तब भी हम क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। राज का बिल्कुल गलत, दीपेश का बहुत सही आंसर है, ठीक है। इधर रोहित राज का सही है, सुनीता कुमारी ने ठीक कर दिया इधर यूट्यूब पे। यहां देखना, अरे भाई क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन पढ़ो। मैंने क्या बोला, इफ ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट्स एट एन एंगल 30 डिग्री विद द प्लेन मिरर। मैंने कहा कि प्रकाश की किरण टकराई, ये रही बच्चे टकराई, टकराई, टकरा के क्या करेगी, बोलोगे जाएगी, अरे हाँ या ना, जाएगी। अब यहां पे बड़े ध्यान सुनना, मैंने बच्चे आपको 30 डिग्री का एंगल दिया है। बच्चे 30 डिग्री का एंगल किससे दिया है मैंने? प्लेन मिरर से, समतल दर्पण से। बच्चे मैंने 30 डिग्री का एंगल ये दिया, ये दिया मैंने एंगल आपको 30 डिग्री का, कि एक प्रकाश की किरण है, एक रे ऑफ लाइट है, वो प्लेन मिरर से, समतल दर्पण से कितना एंगल बना रही है बच्चे? 30 डिग्री का। तो रे ऑफ लाइट मिरर से बना रही है 30 डिग्री का एंगल। तो मुझे एक चीज बताओ, ये आपकी इंसिडेंट रे है, आपतित किरण, ये है परावर्तित रिफ्लेक्टेड रे। इन दोनों के बीच का मैंने आपसे एंगल पूछा है, ये एंगल मैंने आपसे पूछा है। यहां देखना, मैंने कहा कि एंगल बताइए आपतित किरण और परावर्तित किरण, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का। तो बच्चे एक चीज देखो ना, मुझे एंगल निकालना है। अब आपको मैंने कहा था कि नॉर्मल खींच लो अपने मन से, अभिलंब, और आपको मैंने बताया था कि नॉर्मल जो है ना बच्चे, ये सरफेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आपको पता है कि जो नॉर्मल है, ये जो अभिलंब है नॉर्मल, ये कितना एंगल बनाता है? 90 का। अगर ये 30 है तो कितना बचेगा बच्चे? ये 60। अगर लाइट 60 पे आई तो वापस कितने पे जाएगी? 60 पे। तो टोटल एंगल कितना हो गया बच्चे? 120 डिग्री। तो 120 जिसका था उसका बिल्कुल ठीक है। आपने क्वेश्चन ध्यान से क्यों नहीं पढ़ा? आपने बस ये पढ़ा कि लाइट 30 डिग्री पर टकराई तो 30 पे आई, 30 पे जाएगी, 60 आपने बोल दिया। अरे भाई 30 पे आई, 30 पे जाएगी, वो एंगल आप नॉर्मल से लेते हैं। ये आई और जो आर है ये दोनों बराबर होते हैं, पर आई की वैल्यू किससे नापते हैं बच्चे? ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है आई। इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है बच्चे आर। पर मैंने आपको ये एंगल नहीं दिया, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ 30 बनाती है। अगर मैं आपसे कहता कि आपतित किरण अभिलंब के साथ 30 डिग्री बनाती है, तो 30 पे आई, 30 पे वापस जाती, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनता? 60। क्वेश्चन पढ़ो, मैंने क्या दिया है कि 30 डिग्री का जो एंगल है वो प्लेन मिरर के साथ में है, तो 60 कितना बचेगा? ये 120। आई समझ में भाई? ये लो है, ये नियम है भाई साहिल, ये नियम का तो भाई कुछ होता नहीं है। तो हमने चेक किया कि लाइट, कोई भी लाइट की प्रॉपर्टी है कि अभी हमेशा नॉर्मल से सेम एंगल पे आती है, सेम एंगल पे जाती है, वो लाइट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अरे अब समझ में आया सभी को? ये जो अपने ऐप पे बच्चे जितने भी देख रहे हैं, जिन्होंने 30 लिखा था वो छोटा थप्पड़ लगाएंगे अपने, एक जल्दी लगाओ, आवाज आनी चाहिए मेरे तक। जिसने 60 लिखा वो भी लगाएगा, 120 वालों को ठीक था। अच्छा, राजपूत कह रहे क्वेश्चन समझ में नहीं आया था। क्वेश्चन इसलिए मैंने लिख भी दिया था बच्चे। यहाँ देखो, क्वेश्चन समझ में क्यों नहीं आया? केवल आपने ये देखा 30 डिग्री और आप भावुक हो गए कि प्लेन मिरर है, लाइट 30 पे आएगी तो 30 पे जाएगी। पर जो लाइट 30 पे आती है, 30 पे जाती है बच्चे, वो एंगल कौन सा होता है? वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो होता है आपतन कोण। अगर मैं कहता कि ए रे ऑफ लाइट, मैं यहां पे ऐसे लिख देता बच्चे, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट्स एट एन एंगल 30 डिग्री विद द नॉर्मल ऑफ ए प्लेन मिरर, फिर आपका 60 हो जाता। अगर मैं बोल देता कि प्रकाश के किरण समतल दर्पण के अभिलंब के साथ, समतल दर्पण के अभिलंब के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो अगर नॉर्मल के साथ में एंगल 30 देता तो लाइट नॉर्मल के साथ 30 डिग्री पे वापस निकलती, बीच में एंगल कितना बन जाता बच्चे अपना? 60। अरे अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, सीबीएसई कवर होगा भाई, डिटेल में ज्यादा ही कवर करेंगे, टेंशन मत लेना धनराज। अच्छा, समझ में आया भाई? तो एक बार मुझे लिख दो यहाँ पे y लिख देंगे, नहीं आया तो n लिख दो, फिर मैं देखता हूं क्या कहां पे दिक्कत आई है, क्यों समझ में नहीं आया।
ये क्वेश्चन बच्चे मैं पूछूंगा आगे चल के आपसे विपुल जी, अभी ऐसा नहीं करना। ये क्वेश्चन मैं एक जब मैं आपको रिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगा ना उस समय मुझे आपसे पूछना है, ये कुछ मेरे लिए भी रखने दो। ओके गुड। देखो अब दोबारा सुनेंगे बच्चे, मैं क्वेश्चन अभी और दूंगा आपको। ये अपना बच्चे प्लेन मिरर है, समतल दर्पण, ये बच्चे अपनी आपतित किरण थी, ये बच्चे अपनी परावर्तित किरण थी, ये बच्चे अपना नॉर्मल था, अभिलंब, ये था आई, ये था आर। ठीक है, अब यहां पे एक चीज देखना, आप मुझे बताओ, ये इंसिडेंट रे आई, एक लाइट आई, अगर ये एयर से आई होगी तो टकरा के एयर में ही वापस गई है, अगर ये वाटर से आई होगी तो वाटर में गई है, हवा से आई तो हवा में गई, और पानी से आई तो पानी में गई। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है भाई, मैं एनसीईआरटी को लेकर चलूंगा तो जिसके यहाँ पे एनसीईआरटी चलती है जिस बोर्ड में, उसका वो पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, जब रोहन को एक दिक्कत आ रही है, अकेले रोहन को, बाकी सबका ठीक है, तो हम सर रोहन से बात कर लेंगे 2 मिनट के बाद। अब मेरा क्वेश्चन आपसे बताओ मुझे कि बच्चे अच्छे बताओ कि इंसिडेंट रे अगर एयर से चलती है हवा से तो टकरा के हवा में ही वापस जाएगी, अगर ये वाटर से चलेगी तो टकरा के बच्चे वाटर में वापस जाएगी। तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे कि ये जो इंसिडेंट रे है आपतित किरण और जो रिफ्लेक्टेड रे है परावर्तित किरण, इन दोनों की स्पीड कैसी होनी चाहिए बच्चों? सेम होनी चाहिए। ठीक है सर, आप ऐप वाले कमेंट भी देख रहे हो, वही देख रहा हूं धीरज में, यूट्यूब वाले तो मैं बीच में एक आध बार देखता हूं। ठीक है, यहां देखना बच्चे, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो आपतित किरण है बच्चे और जो परावर्तित किरण है, इन दोनों की स्पीड सेम होती है। आप याद रखना, लाइट की स्पीड, प्रकाश की चाल, लाइट की स्पीड केवल तभी बदल सकती है अगर लाइट अपना मीडियम बदल दे, माध्यम, मीडियम समझ रहे हो? लाइट चल रही है अभी एयर से, कहां घुस जाए? पानी में, स्पीड बदल जाएगी। लाइट चल रही है वाटर में, लेकिन लाइट कहां पहुंच जाए बच्चे? लाइट पहुंच गई, वाटर चल रही, पहुंच गई ग्लास में, स्पीड बदल जाएगी। लाइट अगर अपना मीडियम बदल देगी तो लाइट की स्पीड बदलेगी, लेकिन अगर लाइट एक ही मीडियम में रहे, जैसे लाइट लगातार एयर में चल रही हो, लगातार वाटर में चल रही हो, या लगातार केवल वैक्यूम, निर्वात में, वैक्यूम आप समझते होंगे, जहां एयर वाटर कुछ ना हो, खाली जगह हो, उसे हम वैक्यूम कहते हैं। ठीक है, तो हर वो जगह जहां पर बच्चे लाइट अपना मीडियम ना बदले तो उसकी स्पीड सेम रहती है। सतीश से केमिस्ट्री वाले सर से पूछना आप। ठीक है, तो एक तो स्पीड सेम रहेगी। अब मेरा अगला क्वेश्चन सुनना, मैं पॉइंट लिखवाऊंगा आपको, थर्ड लो है, रिफ्लेक्शन के 2 पॉइंट लिखवाए मैंने, अब तीसरा पॉइंट देखना। आपने 2 ही पढ़े होंगे नॉर्मली, हम 3-4 पॉइंट लिखेंगे रिफ्लेक्शन के। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर इंसिडेंट रे आपतित किरण की चाल v है तो रिफ्लेक्टेड रे की स्पीड भी कितनी होगी बच्चों? v होगी। पर मुझे बताओ कि इन दोनों की स्पीड सेम है, जो स्पीड इसकी वही इसकी, क्यों? क्योंकि स्पीड बदलती है मीडियम बदलने से, मीडियम बदलने से। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, और वो स्पीड कैसे बदलेगी वो इसी चैप्टर में आगे चल के आएगा 3, 4, 5 क्लास के बाद। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इन दोनों की स्पीड तो सेम है, क्या इनकी वेलोसिटी, क्या इनका वेग भी सेम है? क्या इनकी वेलोसिटी, इनका वेग सेम है कि नहीं है? ये क्वेश्चन बताएंगे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, दोनों की स्पीड सेम है, चाल सेम है, क्या इनकी वेलोसिटी, इनका वेग भी समान होगा कि नहीं, ये बताना है। ऋषभ कह रहे लाइट्स वेवलेंथ भी चेंज नहीं, वो भी बहुत बढ़िया ऋषभ, अभी आपको क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। सर क्लास डेली होता है? हाँ भाई डेली होता है, 2 दिन होंगी फिजिक्स की क्लास, 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन बायो, इसी टाइम पे। सर प्लीज फिजिक्स के स्पेशल बैच के बारे में बताओ कि कब लाओगे? भाई अभी तो देखो, इसमें जो मैं अपने जो चलते हैं ना, जो कंपटीशन वाले चलते हैं, जीएस स्पेशल, साइंस स्पेशल, वो अलग चलते हैं। ये बैच केवल है 10th क्लास के लिए, इसके बाद आएगा 9th क्लास वाला, तो शायद वो भी यूट्यूब पे क्लास चलेंगे। अब देखो बहुत सारे बच्चों को गलत है, जितने बच्चे ऐप पे देख रहे हैं यानी आपने 9th क्लास को ढंग से नहीं पढ़ा। देखो बच्चे, जो स्पीड इसकी वही स्पीड इसकी, लेकिन दोनों की वेलोसिटी, दोनों का वेग अलग अलग होगा। इनकी दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है, वेग अलग है। आप 9th क्लास भूल गए क्या? 9th क्लास में टीचर ने पढ़ाया होगा। देखो मैं आपसे कह दूं कि मैं 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रहा हूं ईस्ट में, 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हूं ईस्ट में। एक मैंने कहा कि मैं जा रहा हूं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ में, हिंदी वाले सुनेंगे, 20 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से पूरब में, 20 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से उत्तर में। इन दोनों में फर्क है बच्चे। यहां देखो वेलोसिटी जो होती है ना, वेग, वेलोसिटी में स्पीड तो होती है, पर साथ में होती है डायरेक्शन भी। अब यहां देखो,
ये व्यक्ति 1 घंटे में 20 किलोमीटर भाग रहा है, ये भी 1 घंटे में 20 किलोमीटर भाग रहा है। इनकी स्पीड सेम है कि 1 घंटे बाद ये 20 किलोमीटर दूर मिलेगा, 2 घंटे के बाद 40 किलोमीटर दूर मिलेगा, ये भी 1 घंटे के बाद 20 किलोमीटर दूर मिलेगा, 2 घंटे के बाद 40 किलोमीटर दूर मिलेगा। लेकिन ये कहाँ मिलेगा? ईस्ट में। ये कहाँ मिलेगा बच्चे? नॉर्थ में। यानी एक तो मिल रहा है मान लो जयपुर की तरफ, एक मान लो कि मिल रहा है कहीं और रोहतक की तरफ। तो यानी कि दोनों में फर्क है कि नहीं है? तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो वेलोसिटी है, जो वेग है, वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। यानी वेलोसिटी, वेग में स्पीड तो है लेकिन साथ में डायरेक्शन भी होती है। अब यहां देखना, इसकी डायरेक्शन तो बच्चे इस तरफ को है इंसिडेंट रे की, और रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन ये है। तो मान लो इसकी स्पीड भी 50 है, मान लो इसकी स्पीड भी 50 है, स्पीड तो सेम है लेकिन इसकी डायरेक्शन ये वाली है, इसकी डायरेक्शन ये वाली है, तो इनकी वेलोसिटी, वेग अलग अलग होगा। तो जैसे मैं आपसे कह दूं कि यहां भी स्पीड सेम सेम थी, पर इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी आप सेम नहीं कह सकते, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए थी। अगर मैं आपसे कहता कि ये भाग रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट में, ये भाग रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ ईस्ट में ही, सॉरी ये भी भाग रहा है ईस्ट में। आप कहते हैं दोनों की स्पीड सेम, इसकी भी 20 किलोमीटर 1 घंटे में, इसकी 20 किलोमीटर 1 घंटे में। इनकी वेलोसिटी, वेग भी सेम, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है, लेकिन यहां पे डायरेक्शन सेम नहीं है। तो थर्ड पॉइंट लिखेंगे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे both have same speed but different velocities, हिंदी में लिखेंगे, आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों की चाल समान होती है। आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों की चाल समान होती है, किंतु इनके वेग अलग अलग होते हैं। इंसिडेंट रे, और हाँ 9th क्लास में आपने ये भी पढ़ा होगा, बहुत बढ़िया लिखा है एक बच्चे ने, वैष्णवी ने, ये मुझे बच्चा होशियार लग रहा है, कि वेलोसिटी आपने पढ़ा होगा 9th में कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि। तो वेलोसिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, तो इसकी डायरेक्शन इधर को, इसकी डायरेक्शन इधर को, तो इनकी वेलोसिटी डिफरेंट है, लेकिन स्पीड होती है स्केलर, अदिश राशि, तो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। तो स्पीड तो सेम है क्योंकि आपने मीडियम नहीं बदला। अगर ये लाइट होती पानी में, ये होती वाटर में, ये होती एयर में, तो इनकी स्पीड अलग अलग हो जाती। लेकिन ये भी एयर में है, ये भी एयर में है, तो इनकी अगर लाइट एक ही मीडियम में हो, एक ही माध्यम में हो, तो उसकी चाल नहीं बदलती। आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों की चाल समान होती है, किंतु इनके वेग अलग अलग होते हैं। यस दीपेश, बहुत बढ़िया लिखा आपने इधर, गुड। नहीं भाई, हम यहाँ पे अभी कंपटीशन के लिए पढ़ाते हैं, एसएससी के लिए, पीसीएस के लिए, आपका इसके अलावा सीडीएस का एग्जाम हो गया, यूपीएससी का, एनडीए का एग्जाम हो गया, इसके अलावा रेलवे का एग्जाम हो गया, या फिर 9th 10th का भी चला, 11th 12th का फ्यूचर में चलेगा। ठीक है, आई बस में ओके। अच्छा एक चीज और देखना बच्चे, इनकी स्पीड दोनों की सेम है, और साथ में जो फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, वेव चैप्टर था आपके, साउंड, आपने पढ़ा होगा कि जो एक किसी वेव की फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति होती है, जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रे की है वही फ्रीक्वेंसी होगी रिफ्लेक्टेड रे की। फ्रीक्वेंसी सेम होंगी, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेंगी। इनकी वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य भी कैसी होगी? सेम। तो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सेम, स्पीड भी सेम होगी, बस वेलोसिटी डिफरेंट होगी ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। तो एक फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे both have same frequency and wavelength। आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों की आवर्ती और तरंग दैर्घ्य समान होती है। आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों की आवर्ती और तरंग दैर्घ्य समान होती है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे बोथ हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे ध्यान सुनना। अब मैंने वैक्यूम क्या होता है इसे भी बता देंगे कृति आगे, रिफ्रैक्शन में इसका यूज होगा बहुत ज्यादा, तो इसलिए मैंने उस पर भी फिलहाल के लिए ज्यादा फोकस नहीं किया। अब मैं चलते चलते आपको बच्चों 3 मिनट में पूरा का पूरा एक बार रिवाइज करा देता हूं मोटा मोटा। तो आप ये सुनना कि जो अब मैं बताऊंगा ना, अगर आपको ये आता है तो आपका पढ़ना सफल हुआ। मान लो पेपर में लिखा आ गया कि ये बताइए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए।
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम क्या होते हैं। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम के अनुसार आप लिखेंगे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही तल में होंगे, फर्स्ट लाइन। सेकंड क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों की वैल्यू कैसे होती है, सेम। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, ये आपको पता है। तीसरी चीज बच्चे यहां देखेंगे कि अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, याद रखना एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। कई बार वो टेस्ट में क्या करते हैं, यूनिट टेस्ट में पेपर में ऐसे लिख देते हैं, टेस्ट देंगे स्कूलों में ऐसे लिख देते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बताइए आपतन कोण क्या है, तो बच्चे लिख देते हैं कि इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच का एंगल, नहीं, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या है बच्चे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण क्या है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। थर्ड मैंने आपको क्या बताया कि अगर मैं आपको ये वाला एंगल दे दूं तो आप इस वाले को निकाल लेंगे, भाई यहां तक का तो वैल्यू 90 होती है, अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, ये भी कितना होगा 60, दोनों के बीच का एंगल कितना बन जाएगा 120। इसके अलावा बच्चों मैंने आपको क्या बताया, एक बात हमने इसमें ये पढ़ी कि जो स्पीड इसकी है वही स्पीड इसकी है, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन में लाइट सेम मीडियम में वापस आती है, एयर से चलेगी तो एयर में ही वापस आएगी, रिफ्लेक्शन में मीडियम सेम होते हैं और सेम मीडियम में लाइट की स्पीड नहीं बदलती, लाइट की स्पीड बदलती है केवल मीडियम के बदलने से। फिर मैंने बताया कि लाइट एक वेव है, तरंग है, तो जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इसकी है इंसिडेंट रे की, वही इसकी है। हाँ, अगर लाइट अपना मीडियम बदलेगी तो मैं आगे चल के बताऊंगा वहां वेवलेंथ बदल जाती है, लेकिन रिफ्लेक्शन में वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी नहीं बदलते हैं। ठीक है, कृति आपका एक वैक्यूम वाला था, इसे हम आगे समझ लेंगे। ठीक है, वेवलेंथ आपने नहीं पढ़ा क्या 9th क्लास में, नहीं पढ़ा, कोई नहीं, अगली क्लास में ले लेंगे क्योंकि आज टाइम अपने पास नहीं है। ठीक है, इसे जब मैं रिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगा आपको उसे दोबारा ले लेंगे। ठीक है, ओके, चलो आज के लिए इतना ही। बाकी शायद यूट्यूब पे एक 9th क्लास में भी है मेरी क्लास 7:15 से, शायद उसके अंदर भी हो, उसमें मैं मोशन वाला चैप्टर से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, किसी डाउट है 1-2 मिनट तो डाउट देख लेते हैं, अगर ऐसी कोई मोटी सी चीज पूछनी हो, कोई चीज एक्सप्लेन करनी होगी तो नहीं हो पाएगा, 2 मिनट है अपने पास। ठीक है, 2 मिनट्स, तो 2 मिनट जो है। अच्छा बच्चे, ये लिख लेना चारों के चारों पॉइंट, जो मैंने 4 पॉइंट बताए हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन बताया, से लिख लेना, नोट्स बना लेना। सर बुक से कब स्टार्ट करेंगे, बुक से ही पढ़ा रहा हूं भाई, बुक ये अब एनसीईआरटी का पहला चैप्टर पढ़ाया मैंने आपको, फिजिक्स का, लाइट। सर ये सब समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलो इधर भी देख लेते हैं बच्चों के कुछ मैसेज। सर ड्यूरेशन कितना है फुल कोर्स, ड्यूरेशन भाई जब खत्म हो जाएगा तब हो जाएगा, कि मैं इसमें एक्चुअली क्या है कि ये जो है ना आपका, अगर कंपटीशन वाले हैं आप तो मत लेना, ये 9th-10th वाले बच्चों के लिए है, तो उनका तो पूरा चलेगा अपना लंबा कोर्स, क्योंकि इंग्लिश भी पढ़ेंगे, वो मैथ भी पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे। व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है बच्चे, लाइट है एनर्जी। लाइट एक ऊर्जा है जो चीजों को आपको दिखाने में हेल्प करती है। इसी रिफ्लेक्शन में आगे चल के धीरे धीरे बातें ऐड होंगी, क्योंकि पहली क्लास थी तो मैंने चाहा कि ऐसी कुछ चीजें लूं कि थोड़ा सा आपको सीखने को भी मिले, केवल और केवल डेफिनेशन पे ना बताई जाए। ये जब चैप्टर खत्म होगा ना, आपको हर एक चीज पता होगी उस समय। सर नोट्स मिलेंगे, नोट्स बनाओ अपने हाथ से आप, 9th-10th में नोट्स बनाने की आदत डालो, अभी से आदत खराब मत करो अपना। आपका नंबर जब आपका प्रॉपर ऐप पे क्लास चलेंगे तब देंगे, क्योंकि आज यूट्यूब पे भी क्लास है, तो ऐसे बहुत जगह बांटने से कोई फायदा नहीं है। अरे इस चैप्टर की बात करी थी सिंह जी, इस चैप्टर की बात हो रही है, इंडक्टर इंडक्टेंस, अभी इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आएंगे ये, जब हम पढ़ेंगे। ओके ठीक है सोनी, इसके लिए आप इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर का वेट करो। मैंने कहा था कि इसमें कोई दिक्कत हो जो हमने अभी पढ़ा है इससे संबंधित, बिल्कुल सही लिखा है, वही लिखा जो तू, लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी विच गिव्स द सेंसेशन ऑफ विजन। मैंने कहा ना, लाइट का एक टाइप की एनर्जी है जो आपको चीजों को देखने में हेल्प करती है। व्हाट इज योर वेवलेंथ, मेरी वेवलेंथ तो इतनी छोटी बनेगी आप उसे एसोसिएटेड नहीं कर पाओगे। वेवलेंथ हम केवल ना जो होती है हल्के पार्टिकल होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, उनकी वेवलेंथ हम मान सकते हैं, बड़े भारी ऑब्जेक्ट की नहीं। ये हम पढ़ेंगे जैसे कि एक आगे चल के आप पढ़ोगे डी ब्रोगली वेवलेंथ वगैरह, जब आप डी ब्रोगली पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा ये। लाइट कितने प्रकार की होती है, अरे लाइट तो लाइट होती है, लाइट कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर पूछना चाह रहे हो या क्या पूछना चाह रहे हो वो अलग चीज है। हाँ न्यूमेरिकल चलेंगे साथ में,
जब मिरर पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय, टेक केयर।